जैसे कहा कि मतलब किसी ने पूछा और मैं भी पूछना चाहूँगी कि हाल फिलहाल का जो म्यूज़िक है, गाने हैं, मतलब सस्टेन नहीं होते, मतलब दिल और दिल को छूते ही नहीं, दिमाग में तक तो पहुँचते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? मैं खुद परेशान हूँ कि ये क्या कारण है। देखिए, जब वन ट्रैक कोई हमारे नानी दादी के ज़माने में फिल्में बनती थी, वो जो काम था, वो जो उस वक्त जो सिंगर लोग गाते थे, तो वो अगर 19 थे तो बाद में 20 आए। लता जी, आशा जी, इन लोगों ने उससे बढ़कर काम किया। तो 20 पर 21 होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। एक तो वो रिकॉर्डिंग सिस्टम चेंज हो गया, वैसे गाने नहीं बनते हैं और फिल्में भी नहीं बनती। और ये चिंता लगती है कि बच्चे जो हैं, जो आज गा रहे हैं, मुझे श्रेया बहुत पसंद है, ये लोग, इनको सस्टेनिंग करियर भी नहीं मिल रहा है ना। आप एक गाना गाती हो, 15 दिन बाद गाना गाए, इतना बड़ा हिट आता है और 15 दिन बाद कहाँ गया पता नहीं। सही। तो फिर आप कहाँ से चलोगे? आपकी जगह फिर और एक नया और एक आ जाएगा और भीड़ लग रही। रियलिटी शो को ब्लेम कर सकते हैं इसके मामले में? हर कोई उठ के सिंगर बना जा रहा है। ट्रेनिंग है, नहीं है, रियाज़ है, नहीं है। देखिए, रियलिटी शो के बारे में मैं कोई ना तो उसको क्रिटिसाइज कर रही हूँ और नहीं उनके फेवर में बोल रही हूँ, ना डिसफेवर में बोल रही हूँ। मैं रिजल्ट देख रही हूँ। बच्चे ये हिंदुस्तान के कोने कोने से, यहाँ तक कि परदेश से भी लोग ये सोच के जाते हैं कि हम लोग वहाँ पर गाएंगे तो हम स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जो अच्छा गाते हैं, जिनका काम अच्छा है, उनको बगैर उसके भी काम मिल जाता है। और जैसे श्रेया खुद अच्छे सिंगर है, उनको काम मिला, अपने गाने पे काम मिला। अब वहाँ जाके कोई 10 नंबर पे, 9 नंबर, 8, 7, 6, 5 नंबर 1 पे आ गया तो वो स्टार बन गया, ऐसा मैंने देखा तो नहीं है अब तक कि रियलिटी शो में कोई मोहम्मद रफ़ी बन के निकल रहा है या कोई लता मंगेशकर बन के निकल रहा है तो मैं बोलती हाँ भाई। तो वो एक बिजनेस प्रोग्राम है, एक प्रोफेशनल, वो उसके थ्रू बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलो उतना तो मिल रहा है लोगों को कि ये बच्चे लोगों का माइंडसेट अगर वैसा ना हो तो बुरा नहीं है कि चलो एक एंट्री में हमको सबने सुन लिया, वहाँ तक ही रखो तो अच्छा है। और ये सोचोगे कि हम बन जाएंगे तो अच्छा नहीं। तो हेमलता जी, हम लोग जब कुछ नहीं करते, हम लोग उदास होते हैं, बोर होते हैं, हमारा दिल दुखी है, हमारा दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है, हम लोग गाने सुनते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं। आप जब इस हालत में होती है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जानना चाहूँगी, आप क्या करती हैं? मतलब आपका टाइम पास या कैसे कुछ होता है आपका? बस मैं जब अपने कमरे में बंद डिम लाइट करके अपने म्यूजिक सिस्टम पे जब सुनती हूँ तो अपने पिताजी की आवाज़ सुनती हूँ, लता माई को सुनती हूँ और उस्ताद बड़ी गुलाम अली, उस्ताद आमिर खान। और कोशिश, पहले हमको हंसी आती थी केएल सहगल साहब को सुन के, ऑनेस्ट बोल रही हूँ आपको, क्योंकि हमको लगता था कि ये कैसा गा रहे हैं, लोग इनको ऐसे कैसे पसंद कर रहे हैं। एक बार तो जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था तो अपने शो की पेमेंट लेने मैं मुकेश जी के यहाँ गई थी, तो मुकेश जी टीवी के सामने बैठे हुए थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी चल रहा था, सामने टीवी पे
केएल सहगल साहब एक झाड़ के नीचे बैठ के हाथ में दारू का बोतल और कोई सैड सॉन्ग गा रहे थे। शायद देवदास फिल्म होगी। ऐसी कोई फिल्म थी। और मैं और नितिन, उनके बेटे, हम लोग उस ज़माने में बिल्कुल यंगस्टर थे। तो मैं हंसी रोक रही, वो भी हंसी रोक रहे। फिर मुकेश जी ने ऐसे करके देखा तो उनके इतने आंसू, धड़ 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 रो रहे। तो खैर उस सीन के बाद जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैंने ऐसा क्या था उनके गाने। तो फिर मैंने लता जी का एक श्रद्धांजलि कर एक उन्होंने एल्बम बनाया था, रिमिक्स। तो उन्होंने यही सब गाया, सो जा राजकुमारी और ये वो। तो मैंने देखा कि वो सहगल साहब की तरह गा रही हैं, उन्हीं की हरकतें, वैसे ही शब्दों को बोला, लेकिन वॉइस लता जी की। तब मैंने फॉलो अप शुरू किया और मैंने रियलाइज किया कि बाप रे, बहुत डीप सिंगर थे। अब हंसी नहीं आती, अब लगता है कि मैं बेवकूफ़ थी। तो आप सहगल जी को सुनती हैं? हाँ, मुझे उनका गाना मैं क्या जानूं, क्या जादू है, वाह, इतना बढ़िया गाया उन्होंने। नए लोगों को भी सुनती हूँ, अपना बहुत कम, लेकिन आजकल के गाने याद नहीं रहते। अच्छा बनाते, कई कई काम तो बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, अच्छे गाने बनाए उन्होंने, लेकिन याद नहीं। और जो गाना याद ही ना रहे वो सस्टेन कैसे करेगा। सही कहा आपने, सही कहा। अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हुए, तो आपकी शादी योगिता बाली जी के भाई से हुई है। कहाँ मिली और कैसे, मतलब किस तरह से आपकी शादी हुई? घर में कोई अपोज आपके या उनके? मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, उनको लड़की वालों के यहाँ वो गेस्ट आए थे, अच्छा। योगेश और वो लोग। तो उन्होंने मुझे सुना, देखा, तो दूसरे दिन वो रिश्ता लेके पहुंच गए ओ। कि वो लड़की कौन थी। और उन्होंने बोला तो बड़ी सबसे खूबसूरत थी। और सबसे खूबसूरत कौन? सुलक्षणा पंडित। बोले नहीं, हो तो बहुत प्यारी बच्ची, हम जानते हैं उनको। तो कौन? अमुक अमुक, उनके सब हीरोइंस वगैरह वो सब डांस सीखती थी। बोले नहीं, हमने पहली बार देखा, वो आपके यहाँ कभी नहीं देखा। वाइट साड़ी, एक चोटी, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, दुबली पतली थी। तो कहा अरे वो तो हमारे होने वाले जवाई की बहन है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि आपका होने वाला जवाई हेमलता का भाई है। हाँ। तो बोले वही तो हेमलता है। तो बेचारे चुप हो गए, बोले अब क्या मांगे, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। हालांकि वो लोग काफ़ी बड़े थे। बोले मैं इसलिए आई थी कि उनका मैं हाथ अपने बेटे के लिए, मेरी होने वाली सास, योगिता जी की मम्मी? हाँ, उनका नाम था बीबा बाली। बीबा बाली, ओके। और ये दो बाली सिस्टर्स ने बहुत नाम किया इंडस्ट्री में, गीता बाली, बीबा बाली। तो गीता बाली के दो बच्चे थे, शमी अंकल कपूर फैमिली में वो गई। और मम्मा बोलती हूँ उनको मैं, मेरी सासू माँ, उनको भी दो बच्चे, एक योगेश और एक योगिता। तो रिश्ता आया, मेरे को तो आए दिन यही काम था, आज कोई आ रहा है, परसों कोई आ रहा है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, एक से एक नमूने।
बस जहाँ था लिखा था हो गया। मुझे तो लगा आपकी जो शादी है या तो आपकी प्रेम कहानी बहुत फिल्मी या बहुत ही रोमांटिक होगी, ऐसे कुछ नहीं। नहीं, ये हुई तो एंगेज, मतलब एक तरफ से रोमांटिक लव मैरिज बोल सकते हैं आप, हाँ। लेकिन मेरे तरफ से ये था कि मैं 5 साल शादी नहीं करूँगी, मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना था। तब हम लोग किराए के घर में रहते थे, तो मेरे माँ बाप का सोचना था कि इसको शादी हाथ पीले करें तो मैं अपने 3 बेटों की तरफ फोकस करूँगा। वो वही सोच रहे थे जो उनका संस्कार, और मैं सोच रही थी कि मेरे पिताजी की आंखें चली गई हैं, किराए का घर है, 3 छोटे भाई हैं, मैं अपना घर बसा लूँ। बीइंग अ एल्डर डॉटर, एडल्ट एडल्ट चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, मैंने कहा ये तो नहीं होगा। तो मैंने अपनी नानी को पकड़ा, ये लोग तो सुनते नहीं थे, तो मेरी आजी को पकड़ा मैंने, नानी बोलती थी उनको, कि तुम जाओ और योगेश से मिलो, उनको बोलो कि मुझे रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अच्छा। मैं 5 साल शादी नहीं कर पाऊँ, हाँ। क्रेडिट आप ले लो, मुझे रिजेक्ट कर दो। नानी ने ऐसे ही किया, वो आ गए, क्या बोला तुमने, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, बोले मुझे तुमको 5 साल चाहिए, मुझे 6 साल चाहिए, मैंने कौन सा तीर मारा है, तो मंजूर है मुझे, एंगेजमेंट होने दो, ज़्यादा तो करो। एंगेजमेंट कर ली। दूसरे दिन योगिता इतना बड़ा शगुन लेके आ गई, बोलती योगेश बोल रहा है कि 24 घंटे में शादी करो, नहीं तो एंगेजमेंट कैंसिल। बहुत शाणे थे, उनको पता था ये पुराने सतयुग के ज़माने के लोग हैं, राजस्थान के ऊँट के और डेजर्ट के लोग हैं, ये ना नहीं करेंगे। और मैंने कहा कि हाँ कैंसिल कर दो, रिजेक्ट कर दो। वाह, बड़ा बोल्ड डिसीजन था आपका। तो मैं कैसे अपने छोटे छोटे भाइयों को इनको छोड़कर ऐसे कर दूँ। तो जब ये करें तो पिताजी खड़े हो गए, बोले नहीं, हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंगूठी वापस करना। शादी करा दी और उसके बाद मुझे बिहार में छोड़ गए। मम्मी के वहाँ छोड़ गए। हम्म, ओके। 5 साल बाद आए लेने। वाह। तो तब तक मैं जुहू के पार्लर स्कीम पे बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया था, बच्चों को, भाइयों को, बहनों सब सेटल कर दिया था, सबकी शादियां करा दी। लेकिन मुझे ये नहीं कहा था कि मैं इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तो मेरे आत्मसम्मान को तो ठेस लगेगी ना। तो इससे पहले कि मैं कुछ और सोचूं, मैंने भी बहुत टाइम लगाया। तो शादी हुई थी मेरी 73 में और आदित्य आया 81 में। अच्छा। 8 साल बाद मैं ससुराल लेके गए, लेकिन छोटे से आदित्य, क्या कि उस दौरान उन्होंने पीना सीख लिया, ओ। और 5 साल का आदित्य गोद में डाल के दुनिया से चले गए। तो अकेले अकेले काम किया, आदित्य को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। आई वॉज सिंगल पेरेंट विद डबल क्रेडिट। हाँ, पर आपकी फैमिली में मतलब आदित्य भी म्यूजिक में नहीं है, आपने जानबूझ के दूर रखा उसे। देखिए, जबरन गवाती तो मुझे मालूम था आगे क्या स्ट्रगल होने वाला है। तो इसको अमेरिका में पढ़ाया, फुलटन में, लॉस एंजलिस फुलटन यूनिवर्सिटी, और इसने एक टेक्निकल कोर्स किया अपना यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड, अच्छा। with one camera handles technique, two camera handles वाह। technique, scripting, uh, scene conception, shot division, क्या ये वो। लेकिन इज वो मोर, और मेरी बहू भी
वो सक्सेसफुली रेस्टोरेंट चला चुकी है। अच्छा। तो दे आर प्लानिंग, दे हैव ऑलरेडी प्लान कि दे विल गो फॉर ग्रुप ऑफ 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स। ओके, दैट इज दे आर इंटरेस्टेड इनटू। मैंने बोला बेटा खुश रहो, हम्म। क्योंकि सिंगर, वो मुझे मालूम है इसकी क्या तकलीफ है। कोई रिग्रेट्स है लाइफ में? खुश रहो। हाँ, कोई रिग्रेट्स है आपको लाइफ में? कोई गाना आपने गाया और आपको पता चला दूसरे दिन कोई और ही गा रहा है, कोई गाना छूट ये गया? तो आए दिन की बात थी, ओके। गाने मेरे डब हो जाते थे। आज मुझे जाना है रात को, कल सुबह की शिफ्ट है, आज रात को फ़ोन आ गया कि हिमा नहीं आना, तो रोती थी रात भर, लेकिन सुबह तानपुरा लेके बैठ जाती थी। तो वो मैंने फेस कर लिया, लेकिन बाद में एक और फेज आया कि हर कंपनी में एक सिंगर है। आगे आपको कुछ समझना है, और वो मैं हर लड़की की तरह, मेरे कुछ कमिटमेंट मेरे माता पिता को हैं, कुछ ससुराल के, और आने वाली पीढ़ी को भी। सही। तो हर चीज़ थोड़ी ना स्वाहा हो जाती है ना। तो जो संस्कार है, जो परंपरा है, उनको बनाए रखते हुए मैंने अपने टर्म पे काम किया। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन जिस तरह का कल्चर चेंज हुआ, मुझे वैसे काम मांगना नहीं आता। तो जो काम पहले भी मुझे जो बुलाकर काम दिया गया, वही मैंने किया। मैंने कभी किसी के म्यूजिक रूम में जाके या किसी के जाकर ये नहीं कहा भाई काम कैसे मांगते, मुझे नहीं आता कि नमस्ते मुझे काम दो। तो जो चलकर लोगों ने मुझे बुला के गवाए, और वो लोग इतने ग्रेट थे, बहुत अच्छे लोग थे, उनको ठीक मालूम होता था कि कौन क्या कर रहा है। अभी कल्चर काफ़ी चेंज हुआ है इंडस्ट्री का, तो आखिरी के 2 सवाल। आपकी किताब आ रही है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? अभी नहीं, इसका जब विमोचन होगा उसमें आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो पहला जो विमोचन है वो दिल्ली में हो रहा है, और अभी इसे बंद मुट्ठी रखिए, बताइएगा मत। और इसको इंडिया टुडे करेगा, आज तक का मंच मिल रहा है हमको, उसी में ये होगा, और बॉम्बे में भी होगा इसका, तो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। तो इसका आइडिया कभी सूझा आपको कि अभी किताब लिखनी है, या किसने अप्रोच किया मुझे आपको? बहुत दिनों से मुझे अप्रोच कर रहे थे अलग अलग लोग, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट। तो मैं मना कर देती थी कि मेरी ज़िंदगी में रखा क्या है, अच्छे अच्छे लोगों को लिखो जो बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, या जो है, मैं क्या भाग जाती थी। लेकिन एक डॉक्टर अरविंद करके है, ऑथर है, वो तो अड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझे आप ही को करना है, मेरे सामने पूरी लिस्ट आई है। तो मैंने बोला मुझे क्यों कर रहा आपका। तो मैंने देखा कि वो जैसे फिल्मी और सेलिब्रिटी एरा में लोग जाते हैं ना कि हाँ वो बहुत हॉट है, उसको ले लो, वो नहीं, उन्होंने पंडित जसराज को किया, अच्छा। और वो दलाई लामा को कर रहे हैं। वाह। तो वो इस तरह के, उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं आपका। हो गई तैयार। 2 साल दैट ऑथर
he used to fly from all the way from हैदराबाद टू बॉम्बे, वहाँ से सीधे आना, माइक रख के शुरू हो जाओ, उनका एक एक सवाल मैं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ, बोल रही हूँ, बोल रही हूँ, फिर जाते थे, लिखते थे, फिर 2 साल कंटिन्यू किया, अनकाउंटेबल टाइम, अच्छा, बहुत टाइम, 350 पेज। वाह, तो और इसका अच्छा विमोचन अच्छा होगा तो आपको बॉम्बे में कहूँगी ना आपके साथ, बिल्कुल, आपने आना। बिल्कुल आएँगे, बिल्कुल आएँगे। हेमलता जी, मतलब मुझे ना 2 आपको, पता नहीं आप मानेंगी नहीं मानेंगी, पर मुझे रिक्वेस्ट आपको करनी है। एक तो आपके दिल के करीब वाला कौन-सा गाना है, उसकी 2 लाइनें, और किसी और सिंगर का गाना है जो आपको बहुत पसंद है। ये 2 अलग-अलग गीत की मुझे सिर्फ़ 2 लाइनें सुनाइए। बहुत गंदी आवाज़ हो रही, कोई नहीं, आपकी आवाज़ गंदी हो ही नहीं सकती। बहुत सच्ची बोल रही हूँ, फट रही है बहुत बुरी तरह आवाज़। 2 लाइनें आपका पसंदीदा गाना जो आपने गाया, और किसी और का गाना जो आपको बहुत पसंद है। सिर्फ़ 2-2 लाइन, क्या गाऊँ? जो आपको पसंद है। हम्म, हम्म। चलो आजकल जो लोग बहुत सुन रहे हैं हुँ, तो उसमें दोनों फरमाइश आपकी है, क्योंकि मैंने और कविता ने गाया। ओके, बिल्कुल। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। एक बार और गा लेती हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता। आपके बिज़ी शेड्यूल, आपकी हेल्थ सँभालते हुए आपने स्क्रीनग्राफिया से बात की, और आपकी जो आने वाली बुक है, आपके चाहने वाले इतने सारे, ढेर सारे चाहने वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, और आपको आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स के लिए स्क्रीनग्राफिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके सवाल बहुत अच्छे लगे मुझे और आप बहुत अच्छी लगी। आपके ज़रिए और आपने मुझे अपनी ऑडियंस तक पहुंचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंस के हमरी हर भूल भुला देना, हम हैं तुमरे जब चाहो बुला लेना। बिल्कुल, ये दुल्हन वही में गाना था मेरा, सुनना अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल।